हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आज आपको चैप्टर नंबर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि मतलब क्या होता है वर्ड परम्यूटेशन का और वर्ड कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन होता है बच्चों अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 3 लेटर हैं ए, बी एंड सी। अगर मैं बोलूं कि मुझे टीम बनानी है 2 की और इनमें से सिलेक्ट करने हैं, तो मैं बोल सकता हूं जो टीम है वो हो सकती है ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी। अब ये तो थी बात टीम की। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी है और 2 लेटर कोई सिलेक्ट करने हैं और वो किस तरह से दिख सकते हैं, तो वो 2 लेटर्स या तो ए बी हो सकते हैं या फिर बी ए भी हो सकते हैं या फिर सी बी भी हो सकता है या फिर सी ए भी पॉसिबल है। तो किस तरीके से चीजें अरेंज होती हैं वो होता है परम्यूटेशन। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। जैसे कि ए बी सी डी ये हैं 4 इंसान और इनमें से मुझे कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, तो वो जो 2 हो सकते हैं वो हो सकते हैं ए एंड बी, वो हो सकते हैं ए एंड सी, वो हो सकते हैं ए एंड डी या फिर बी एंड सी या फिर बी एंड डी या फिर सी एंड डी। तो ये केसेस हैं जिस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई 2 इंसान इन 4 में से। ये होता है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? परम्यूटेशन में हमने जैसा देखा ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर कॉम्बिनेशन के अंदर ए बी और बी ए एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। तो ये तो था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। सवाल उठता है कि हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना क्यों है? कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्योर लॉजिक पर बेस्ड है। अगर लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो विदाउट इवन अ सिंगल फॉर्मूला आप इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना होता है। मान लीजिए एक ग्रुप है जिसके अंदर 20 लोग हैं, 20 पीपल्स, और अब हमें 20 में से 10 लोगों की टीम बनानी है। अब 10 लोगों की टीम, वो 10 लोग कोई भी हो सकते हैं। अब अगर 10 लोगों की टीम मुझे बनानी है तो बच्चों 10 लोग कोई भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी टीमें बन जाएंगी। अब कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, ये आता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज किसी का नाम है राम, तो यूजिंग दीज 3 लेटर्स और कितने नाम पॉसिबल हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या ना हो, दैट डजंट मैटर्स। अगर किसी का नाम राम है तो हो सकता है किसी का नाम आर एम ए हो सकता है किसी का नाम ए आर एम हो या फिर ए एम आर हो या फिर किसी का एम आर ए
या फिर MAR हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये तो था एक छोटा एग्जाम्पल जिसके अंदर आप केसेस बनाकर देख सकते हैं। यहीं पर अगर कोई नेम होता 20 लेटर्स का, तो उस केस में हम क्या करते, 20 लेटर्स का ऐसे एक एक केस बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उस केस में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज करके हम निकालते कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल नेम्स आर पॉसिबल। तो ये था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल से। अब क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मुझे कोई बोले कि सर 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है उससे पीछे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो टिल 1। तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120। अगर मुझसे कोई बोले कि 4 फैक्टोरियल निकालो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। इसी तरह कोई बोले 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। अगर 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल, तो 1, तो 1 ही होगा 1 फैक्टोरियल। और अगर मुझसे कोई बोले 0 फैक्टोरियल, तो क्या जवाब दूंगा मैं? तो बच्चों इसका आंसर है 1। ये मैथमेटिक्स में अज्यूम्ड है कि 0 फैक्टोरियल को हम लेंगे 1। तो अगर कहीं पर भी 0 फैक्टोरियल दिखता है तो उसको अज्यूम करना है आपको 1 फैक्टोरियल। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा कि n को मल्टीप्लाई करो n से एक छोटे नंबर को। जैसे कि 5 फैक्टोरियल में मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से एक छोटे नंबर से, तो n को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से। n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से एक छोटा, n-2, n-3 एंड सो ऑन। और कब तक ये मल्टीप्लाई चलता जाएगा? जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाएं। तो ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल। तो ये था फैक्टोरियल के बारे में। अब बच्चों फैक्टोरियल समझने के बाद हम वापस से आ जाते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर। देखिए अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन की, अब मान लीजिए जैसा कि हमने एग्जांपल लिया A B एंड C। अब कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इनमें से 2 लेटर्स के? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल आर, इट मे बी AB या फिर BA भी हो सकता है, इट मे बी BC या फिर CB भी हो सकता है, इट मे बी AC या फिर CA भी पॉसिबल है। तो अगर 3 लेटर्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ एनी 2 अमंग दीज 3 आर 6।
अब यहां पर तो 3 चीजें थी, बड़ी इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए चीजें होती 300, तो कैसे निकालते? तो परम्यूटेशन के लिए हम यूज करेंगे एन पी आर। अब एन पी आर क्या होता है? एन पी आर इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल की अभी स्टडी की, तो चलिए देखते हैं एन फैक्टोरियल। अब इस केस में अब क्या इस फॉर्मूले से हमारा आंसर मैच कर रहा है इस एग्जांपल के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर अब जो n होता है वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टर्म्स कुछ भी बोल लीजिए, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 1, 2 एंड 3, तो n की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 3। अब हमें r होती है नंबर ऑफ टर्म्स टू बी सिलेक्टेड। हम हर केस के अंदर कितनी टर्म सिलेक्ट कर रहे हैं इस एग्जांपल में? तो आंसर है 2। हम हर केस में 2 टर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, तो r की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 2। तो देखते हैं बच्चों कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा 3p2। 3p2 मतलब 3 का फैक्टोरियल, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा है, अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। n है 3, r है 2, तो 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अब बच्चों अगर मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं रफ में करके देख लूंगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 टू 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो 3 फैक्टोरियल इज 6 और 1 फैक्टोरियल तो 1, तो यहां से भी आंसर आता है 6। तो नंबर ऑफ केस हमने जो यहां निकाले थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं एक गिवन क्वेश्चन में। तो अगर मैं आपसे बोलूं 5 लोग हैं, 5 में से अब 5 लोग 5 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। अब यहां पर 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है और बताना है कि एक डेस्क पर कितने तरीके से बच्चे बैठ सकते हैं, पर्सन बैठ सकते हैं। अब डेस्क होता है ऐसा, तो पर्सन 1 यहां पे बैठ गया, पर्सन 2 यहां बैठ गया, या फिर पर्सन 2 यहां बैठ गया और पर्सन 1 यहां, तो ये दोनों अलग केसेस हैं। अब बच्चों मुझे बताने हैं कि 5 में से कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं फॉर 2 पीपल। तो देखिए मैं कुछ भी नहीं, 5p2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में, जिसको मैं ये बोल सकता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर दैट इज 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब बच्चों या तो एक तरीका है, आप 5 फैक्टोरियल अलग से निकालिए, 3 फैक्टोरियल अलग से निकालिए और उसे डिवाइड कर दीजिए, या फिर मैं यहीं पर 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 2 से 2 यहां पर हो गया कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, बचा क्या 5 इंटू 4 अपॉन में 1 दैट इज 20। तो 20 पॉसिबल केसेस आर देयर। तो ये हुआ इसका आंसर। यहां हमारा ऑब्जेक्टिव बस परम्यूटेशन को समझना है, एक्सरसाइज अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए
इसी तरह समझते हैं कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। अगर आपके सामने 5 टी शर्ट्स हैं और मैं आपको बोलूं उन 5 टी शर्ट्स में से कोई 2 टी शर्ट सिलेक्ट कीजिए, तो लेट सपोज वो टी शर्ट्स हैं T1, T2, T3, T4, T5। अब कोई भी 2 टी शर्ट सिलेक्ट कीजिए। अब यहां पर टी शर्ट 1 पहले सिलेक्ट की या टी शर्ट 2 पहले सिलेक्ट की, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें 2 टी शर्ट सिलेक्ट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है NCR, वहां पर NPR, यहां पर NCR। अब NCR होता क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये होता है एक्सपेंशन और इस फॉर्मूला से निकाला जाता है कॉम्बिनेशन। चलिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं और कॉम्बिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए 3 टी शर्ट्स हैं T1, T2 एंड T3। तो पॉसिबिलिटी है पहली बारी में आपने सिलेक्ट की T1, T3, दूसरी बारी में T2, T3 या फिर T1, T3 सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा सिलेक्शन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या इस फॉर्मूला से बी आंसर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां पर n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स हैं T1, T2, T3, 3 ऑब्जेक्ट्स। और r की वैल्यू है कि कितनी हमें सिलेक्ट करने हैं, 3 में से हमें कोई 2 सिलेक्ट करना है, तो r हो गया 2। तो हमारा जो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू डालें 3C2, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो फॉर्मूला से भी आंसर सेम आया। तो अब बच्चों बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पे। हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी एक्सरसाइज से पहले फिर से डिस्कस करेंगे, पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए था। और अब हमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल सबके बारे में बेसिक आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी NCERT बुक साथ में खोल के रखिए, ताकि हम हर क्वेश्चन इजीली आप वहां से देख पाएं और समझ पाएं कि कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है। साथ में आपको आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 से। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming repetition of a digit is allowed, second case repetition of a digit is not allowed। चलिए सॉल्व करने से पहले समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक होता है। अब देखिए हमारे पास 5 नंबर्स गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों हमसे बोला गया है कि इनमें से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, केस 1 है रिपीटिशन अलाउड, केस 2 है रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो ये रिपीटिशन का क्या पंगा है, समझ लेते हैं इस बात को। अब देखिए जो 3 डिजिट नंबर होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा।
ये है यूनिट प्लेस, ये वंस प्लेस, ये टेंथ प्लेस। तो देखिए ये है, अब देखिए, अब बच्चों 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं बोलता हूं कि रिपीटिशन अलाउड है तो मैं इस पोजीशन पर 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं और 5 भी रख सकता हूं। इन पांचों में से कोई भी नंबर मैं इस पोजीशन पर रख सकता हूं। अब जब रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन का मतलब अगर 1 यहां पर आ जाए तो 1 यहां पर भी आ सकता है और 1 यहां पर भी आ सकता है। रिपीटिशन का मतलब होता है ये। अब अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो इस जगह पर वंस प्लेस पर हम 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं। 5 तरीके कौन से हैं? हम यहां 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब आते हैं हम अपनी 10th प्लेस पर। अब 10th प्लेस पर भी हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो इन पांचों में से कोई भी नंबर हम इस प्लेस पर भी रख सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इनटू 5। अब बात करते हैं 1 2 3 एंड 4 5। अब हम 100 प्लेस पर भी पांचों नंबर रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम 100th प्लेस पर नंबर को लिख सकते हैं, वो है 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125। तो 125 पॉसिबिलिटीज आर देयर अगर रिपीटिशन अलाउड है। अब 125 पॉसिबिलिटीज कैसी? ये 125 पॉसिबिलिटीज में वो सारे नंबर आएंगे जैसे कि 111, 112, 113, 222 until 555। ये सारे पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती हैं। तो बच्चों ये था सॉल्व करने का तरीका जब आपको रिपीटिशन अलाउड होता है। आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को हर प्लेस पर रख सकते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो हमारे पास नंबर थे 1 2 3 4 एंड 5। नंबर कुछ इस तरीके का होगा क्योंकि 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है तो हमने इसीलिए 3 बॉक्सेस बनाए हैं। चलिए देखिए, अब इन पांचों में से अगर मैं बात करूं इस पोजीशन पर तो 5 में से कोई एक नंबर होगा। तो पांचों में से कोई भी नंबर हो सकता है। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहां पर हो गई 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इन 5 में से कोई एक नंबर तो हमने लिख दिया इस पोजीशन पर। लेट्स सपोज वो नंबर था 1। अब जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो बाकी की बची 2 प्लेसेस पर मैं 1 नहीं लिख सकता। अब 1 मेरे पास अवेलेबल नहीं है आगे के केसेस के लिए। अब जब मैं आता हूं इस पोजीशन पर तो मेरे पास 4 पॉसिबल केसेस हैं जिस तरीके से मैं नंबर लिख सकता हूं। तो वो हो गए, तो नंबर ऑफ केसेस हो गए 4। अब जब 4 में से कोई एक यहां पर भी लिखा जाएगा, बचे 3। तो वो 3 जो हैं
वो लिखा जा सकता है एंड में। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 60। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये थी अप्रोच अगर रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन नॉट अलाउड की दोनों केसेस में। अब इसी क्वेश्चन को यहां पर एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में नंबर्स थे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास नंबर है 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर्स हैं और इन 5 नंबर से हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो क्या आंसर सेम होगा पिछले केस जैसा? वहां पर भी 5 थे नंबर, यहां पर भी 5 है। चलिए देखते हैं। पहला केस अलाउड। तो चलिए, क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, देखिए अब मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है। तो बच्चों, हमने जब पिछले केस में रिपीटिशन अलाउड था, हमने कहा था हम तीनों प्लेसेस पर पांचों के 5 नंबर अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर भी 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। पर क्या इस केस में भी वो पॉसिबिलिटी है? चलिए देखते हैं। अगर मैं इस पोजीशन पर लिख दूं 0, तो क्या ये नंबर 3 डिजिट नंबर रह जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। अगर सबसे आगे 0 लिखा है तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाता है। तो बच्चों, अब हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल हैं इस प्लेस पर लिखने के लिए? मैं 1 को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 को लिख सकता हूं, 4 को भी लिख सकता हूं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जिससे मैं यहां पर नंबर लिख सकता हूं वो है 4 मल्टीप्लाई। अब आते हैं इस प्लेस पर। क्या इस प्लेस पर मैं 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर लिख सकता हूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अगर 0 किसी नंबर के बाद आए तो वो डिजिट में काउंट होगा। तो कितने नंबर ऑफ केसेस है? 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड हमें है। अब लास्ट वाला केस, यहां पर भी 5। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स आर 100। तो इस तरीके से करना है अगर आपके क्वेश्चन में 0 आए। नंबर 2, रिपीटिशन नॉट अलाउड। चलिए फिर से देखते हैं। हमने ये बनाया बॉक्स, अब बच्चों यहां पर आता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहली जगह अब हमें यहां सवाल उठता है कि हम यहां से फिल करना स्टार्ट करें या इस पोजीशन से फिल करना स्टार्ट करें। तो बच्चों, जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही होती है सबसे पहले हम उसे फिल करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन लग रही है हमारे इस बॉक्स पर। क्यों? क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज जिसके थ्रू हम यहां नंबर लिख सकते हैं वो है 4 मल्टीप्लाई। अब जो 4 नंबर थे उनमें से एक नंबर तो मैंने 100th प्लेस पर लिख दिया, बचे 3 प्लस एक 0 भी बचा है, तो बचे 4 केसेस। तो 4 तरीके से मैं यहां पर भी नंबर लिख सकता हूं। अब जो ये 4 थे उनमें से मैंने एक केस लिख दिया, बचे 3 नंबर, तो यहां पर आ गया इंटू 3। तो हमारा आंसर हुआ 48 केसेस। तो ये था बच्चों 0 के साथ क्वेश्चन। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट
even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated. तो अब आपको यहां से क्लियर होगा कि रिपीटेड और कैन नॉट रिपीटेड में कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6. 1 1 2 3 4 5 6 और हमें बनाने हैं इवन 3 डिजिट्स नंबर. तो 3 डिजिट नंबर हो गई ये. अब बच्चों हमें बनाने हैं इवन नंबर. तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. अब डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 2 का. अगर किसी नंबर के एंड में 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 हो या फिर 8 हो, किसी भी नंबर के एंड में अगर इनमें से कोई एक नंबर है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है. तो बच्चों अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो मुझे इस पोजीशन पर बस वो ही नंबर लिखने होंगे जो कि डिविजिबल बाय 2 हो. तो अगर किसी नंबर का एंड नंबर या तो 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो, अगर इन तीनों केसेस में से, इन तीनों नंबरों में से अगर कोई भी नंबर यहां होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा. दैट मीन्स वो इवन होगा. तो नंबर ऑफ वेज टू फिल, इसको नाम देते हैं P1, पोजीशन 2 एंड P3. टू फिल P1 इज इक्वल टू 3 वेज पॉसिबल है. और वो 3 वेज कौन से हैं? हम या तो 2 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ वेज टू फिल P2. अब P2 कितने तरीके से लिख सकते हैं? अगर मैं बात करूं इवन नंबर में, लास्ट नंबर के अलावा बाकी किसी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है. बाकी नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. तो बच्चों क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो P2 में हमारे 6 केसेस पॉसिबल हैं. 6 तरीके हैं फिल करने के. मैं वहां पर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी फिल कर सकता हूं. और बिल्कुल सेम तरीके से नंबर ऑफ वेज टू फिल P3 हो जाएंगे 6, बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह. तो अब मुझे बताना है नंबर ऑफ इवन 3 डिजिट्स नंबर. तो 3 डिजिट नंबर जो कि इवन हो वो होंगे 3 into 6 into 6, that is 108. तो ये था आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated? तो चलिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने 4 लेटर कोड पॉसिबल हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड.
तो फर्स्ट 10 लेटर्स कौन से होंगे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। अब इन सारे लेटर से कितने कोड्स पॉसिबल हैं? चार लेटर का। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए, अब क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, कि भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है इस केस में। तो देखते हैं, चलो अब सबसे पहले इसको फिर से पोजीशन 1 नाम देते हैं, इसको पोजीशन 2 नाम देते हैं, इसको पोजीशन 3 और पोजीशन 4। अब बच्चों कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप यहां से फिल करना स्टार्ट करो, यहां से फिल करना स्टार्ट करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वेज टू फिल P4। P4 को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम P4 की जगह कितने तरह से अल्फाबेट लिख सकते हैं? हम P4 की जगह A को भी लिख सकते हैं, हम B को भी, C को भी, D को भी, E को भी, F को भी, G को भी, H को भी, I को भी और J को भी। तो सारे के सारे 10 में से कोई भी एक यहां पे लिखा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज हो गई 10। और वो कौन कौन सी? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ वेज टू फिल P3। अब P3 को भरने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो देखिए, जब हमने P4 को फिल किया, इन 10 में से कोई एक लेटर, कोई एक अल्फाबेट तो P4 की जगह आ चुका होगा। बचे अब हैं 9 अल्फाबेट्स। उन 9 अल्फाबेट्स में से कोई एक P3 की जगह आएगा। तो पॉसिबिलिटीज कितनी है? नंबर ऑफ वेज है 9। नंबर ऑफ वेज टू फिल P2। अब हमने एक अल्फाबेट डाल दिया P4 की जगह, एक डाल दिया P3 की जगह, 2 हम फिट कर चुके हैं, बचे हैं अभी 8। उन 8 में से कोई भी एक P2 की जगह आ सकता है। तो केसेस हो गए 8 पॉसिबल। और इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज टू फिल P1 इज 7। तो बच्चों टोटल number of 4 letter codes formed is equal to 10 into 9 into 8 into 7, that is equal to 5040। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इस अप्रोच से हमें सॉल्व करना होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appear more than once। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? डिजिट्स गिवन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। डिजिट्स हमें गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 9। ये सारे डिजिट्स गिवन है। हमसे पूछा गया है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है हमें।
1 2 3 4 एंड 5। चलिए 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। इस लाइन का मतलब क्या है? नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस का मतलब है कि कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आता, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लिख लेते हैं यहां पर, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब देखिए बोला गया है जो नंबर स्टार्ट होना चाहिए वो 67 से होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो हर नंबर के 67 ही होगा। अब जब 67 यहां पर लिखा गया तो आगे के नंबरों के लिए 67, 6 और 7 नहीं अवेलेबल है। बाकी 3 प्लेसेस के लिए 67 अवेलेबल नहीं है, दैट इज 6 एंड 7 अवेलेबल नहीं है। अब देखिए इसको हम नाम देते हैं P1, इसको नाम देते हैं P2, इसको नाम देते हैं P3। एग्जाम में आपको लिखना होगा लेट द थर्ड प्लेस बी P1, फोर्थ प्लेस बी P2 एंड द लास्ट प्लेस बी P3। अब देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल ways to fill P1। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज पॉसिबल है? हम P1 पे 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी, और 8 और 9, पर 6 और 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 और 7 स्टार्ट कर रहे हैं नंबर को और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहां पर टोटल केसेस हो जाएंगे हमारे 8, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस। और वो 8 केसेस कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 8 9। अब बच्चों यहां पर भी हमने एक नंबर लिख दिया, उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू फिल P2। अब P2 के लिए कितने केसेस पॉसिबल होंगे? हम P2 को 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। क्यों 7? क्योंकि ऊपर जो 8 था उनमें से एक डिजिट तो हमने P1 को दे दिया, बचे 7 डिजिट। उन 7 डिजिट में से कोई भी P2 को ले सकता है। चलिए, और इसी तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबल ways to fill P3 is 6। तो टोटल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी 8 into 7 into 6, that is equal to 56 into 6, 330 and 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद से करें। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में डाउट आता है तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, हम आपको यहां से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।